तो फिल्म जैसे ही शुरू होती है, एक कार को दिखाया जाता है जिसे डेविड नाम का आदमी ड्राइव कर रहा था। पूरी सिटी में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी और इस बर्फीले तूफान के कारण सरकार ने उस सिटी को हाई अलर्ट करते हुए किसी को भी बाहर रोड पर निकलने के लिए मनाही की गई थी। थोड़ी ही देर में डेविड एक रेस्टोरेंट में आकर रुकता है और इस रेस्टोरेंट की मालकिन होती है एक लेडी जिसका नाम था एना। एना के रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग नहीं होते, या यूं कहो कि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, क्योंकि सरकार के द्वारा दिए गए अलर्ट में और इस बर्फीले तूफान में कौन बाहर निकलना पसंद करेगा। इसलिए इस रेस्टोरेंट के स्टाफ लोग भी छुट्टी पर होते हैं। अब थोड़ी ही देर में एना रेस्टोरेंट को बंद करने जाने वाली होती है, लेकिन डेविड को आता हुआ देखकर वो रुक जाती है और डेविड के द्वारा दिए गए ऑर्डर को उसको लाकर देती है। और इस दौरान हम देखते हैं कि एना के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आती है, क्योंकि उसे बार बार किसी का फोन आ रहा था। तभी अचानक उसकी नजरें खिड़की से बाहर एक रुकी हुई कार पर जाती है, जिसे देखकर एना और भी ज्यादा डरने लगती है। मतलब कि जो उसके फोन पर बार बार कॉल आ रही थी, वो खुद वहाँ गाड़ी लेकर पहुंच चुका था। ये कार वाला आदमी रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते ही एना के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है और एना उसकी पहली पत्नी है। इस आदमी को नशे की लत लगी हुई थी, इसलिए कोर्ट ने उसे अपनी बेटी से मिलने के लिए मनाही की हुई थी। अब इधर इससे पहले कि ये आदमी एना के साथ कुछ गलत जैसे कि मारता या पीटता, उससे पहले ही पीछे चेयर पर बैठा हुआ डेविड ये सब कुछ देख रहा था और उसे ये सब करने से रोकता है। लेकिन यहाँ पर उस शख्स का गुस्सा कम होने की जगह और उल्टा डेविड के बीच में टोकने के कारण और ज्यादा चढ़ जाता है। वो गुस्से में लड़ने के लिए डेविड के पास पहुंचता है, लेकिन डेविड शांत मिजाज का होता है और उसे बहुत शांति से बात करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम मुझसे लड़ो और जेल जाओ, या फिर आराम से तुम घर जाओ और अपने नशे की लत को छुड़ाओ और अपनी बेटी को जज से वापस ले लो। डेविड के ऐसा कहने पर ये आदमी डर जाता है कि कहीं ये पुलिस को कॉल न कर दे, इसलिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब इधर उसके जाते ही एना अपने आप में रिलैक्स महसूस करने लगती है और ये सब डेविड के कारण हुआ था। यहाँ डेविड ने शांति और सूझबूझ से इस सिचुएशन को आसानी से संभाल लिया था और इसी वजह से एना डेविड से बहुत प्रभावित होती है। फिर इसके बाद जब एना डेविड से बात करने लगती है तो इस दौरान उसे पता चलता है कि वो तो मैरिड है। इधर एना के पहले पति ने गुस्से में बाहर जाते हुए डेविड के कार के शीशे को तोड़ दिया था, लेकिन ये सब देखते हुए भी डेविड तब भी शांत खामोश रहता है और अपने कार के साइड मिरर को टेप से मजबूती के साथ चिपका कर आगे की ओर रवाना हो जाता है। तूफानी बारिश बहुत जोरों की हो रही थी, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था और साथ साथ इधर डेविड के कार का फ्यूल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था, इसलिए रास्ते में डेविड फ्यूल भरने के लिए रुक जाता है। और तभी हम देखते हैं कि इसी रास्ते में एना का हस्बैंड भी गुजरता है। इसके दिमाग में डेविड को लेकर पहले से ही गुस्सा भरा हुआ था और इस दौरान पेट्रोल पंप में डेविड को देखकर वो अपना सारा गुस्सा उतारना चाहता था। अब इससे पहले कि वो अपने इस प्लान को सक्सेस करता, उससे पहले ही उस फ्यूल स्टेशन पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुक जाती है और डेविड अपनी गाड़ी में फ्यूल टैंक भर के आगे की ओर निकल पड़ता है और उस गाड़ी का पीछा एना का हस्बैंड करने लगता है। और ये चीज डेविड समझ जाता है कि उसकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि वही होटल वाला एना का एक्स हस्बैंड है। और तभी डेविड सोचता है कि ये उसका नुकसान किए बगैर ये तो उसका पीछा छोड़ेगा नहीं, तो खुद को बचाने के लिए वो तेजी से गाड़ी चलाने लगता है। तेजी से गाड़ी चलाते चलाते डेविड उस आदमी से काफी दूर निकल आता है और अपनी कार सड़क के किनारे लगाकर उसे बंद कर देता है, क्योंकि इस तूफानी पानी में रात के अंधेरे में डेविड की गाड़ी किसी को दिखे ही ना। उसका ये प्लान काम भी कर जाता है, क्योंकि वो आदमी डेविड की कार के पास से गुजर जाता है, लेकिन उसे कार नजर नहीं आती। डेविड को डर लगने लगता है कि कहीं वो आदमी फिर से उसका पीछा करना शुरू न कर दे, इसलिए उसे छुपने के लिए वो जंगल के बाहर एक छोटी सी सड़क पर चला जाता है। बारिश होने की वजह से ये सड़क बहुत ज्यादा फिसलन भरी हो गई थी, जिसमें गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था और वो एक सुनसान इलाका भी था। डेविड को गाड़ी चलाने के दौरान उतने अच्छे से नजर भी नहीं आ रहा था और इसी फिसलन भरे सड़क के चलते डेविड की कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है और कार फिसल कर साइड में गिर जाती है। डेविड अपनी कार को वापस सड़क पर लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कार के टायर्स बर्फ में फंस जाते हैं और इस तरह मजबूर होकर उसे कार से बाहर निकलना पड़ता है और वो अपने हाथों की हेल्प से टायर के नीचे का बर्फ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ की ज्यादा ठंडक होने की वजह से उसके हाथों में जख्म होने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ अब उसके कंधों से अलग हो जाएंगे और बेसहाय मजबूर होकर अब वो कार में दोबारा से बैठ जाता है और अपनी कार का हीटर चालू करता है और अपने हाथों को उसके सामने रखकर सेकने लगता है। डेविड अंदर सो रहा था कि शायद अब वो इस जगह से नहीं निकल पाएगा जब तक कि कोई यहाँ उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। इधर वो अपने फोन को भी चेक करता है कि उसके मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहा था कि वो किसी को फोन करके बुला सके। अब यहाँ ये भी असमंजस था कि उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ लोग आ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोगों को सड़कों पर निकलने से वैसे ही पहले से मना किया हुआ था और ये सड़क तो ऐसी भी इतनी सुनसान थी कि यहाँ दूर दूर तक किसी आदमी का नामो निशान भी नहीं था। और यही सब सोचते हुए उसने अपने कार की बैटरी को बंद कर दिया। अब वो एक सिगरेट पीता है और पीते पीते ही वहाँ पर सो जाता है। कुछ देर बाद सवेरा हो जाता है और उसे किसी
किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ती है। उसके आसपास जंगली जानवर थे, जिसके डर के कारण डेविड अपनी कार से बाहर निकलता ही नहीं। उसे भूख भी जोरों की लग रही थी, लेकिन उसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था, इसलिए वो कुछ भी चीजों को वेस्ट नहीं करना चाह रहा था और इस कारण से वो अपने यूरिन को भी स्टोर करके रख लेता है। अब डेविड ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर मुझे हेल्प नहीं मिली तो ये गाड़ी यहीं पर खड़ी रह जाएगी और धीरे धीरे बर्फ इसके ऊपर चढ़ जाएगी, जिसके कारण किसी को भी ये गाड़ी नजर तक नहीं आएगी। अब ऐसी स्थिति में इस समस्या से बाहर निकलना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ऐसा सोचते हुए वो कार से बाहर निकल आता है और दूरबीन से ही देखने पर उसे दूर कहीं से धुआं नजर आता है। धुआं देखकर उसे लगता है कि शायद वहाँ पर इंसानी लोग हैं जिसे मुझे कुछ मदद मिल सकती है और तभी वो गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी का डिक्की खोलता है, जहां हम देखते हैं कि एनी बंधी हुई हालत में डिक्की के अंदर है। जी हाँ, डेविड, जिसे हम अच्छा इंसान समझ रहे थे, वो एक अपहरणकर्ता था जिसे एना का अपहरण किया था। डेविड कार को छोड़ने से पहले एना को चेतावनी देता है कि वो कार से बाहर निकलने की कोशिश भी ना करें, लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि डेविड के जाते ही एना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और उसके हाथ और मुंह जो बंधे हुए थे उन्हें खोलने में कामयाब भी हो जाती है। अब वो भी इस कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन डिक्की नहीं खुल पाती, इसलिए वो गाड़ी के पीछे के स्पीकर को हटाकर कार के अंदर की तरफ घुसने में कामयाब हो जाती है और इस तरह कार के अंदर आते ही वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर की ओर भागने लगती है। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड होती है और जब उसे दूर दूर तक कोई भी आदमी नजर नहीं आता तो वो वापस कार के अंदर जाना ही बेहतर समझती है। अब इधर दूसरी तरफ हमें डेविड को दिखाया जाता है, जिसने दूरबीन से धुएं वाली जगह को देखा था। वहां तक पहुंचने के लिए वो कार से काफी दूर चला आया था। चलने के दौरान उसका पैर एक बर्फ के गड्ढे में फंस जाता है और जिसके कारण उसका पैर भी टूट चुका था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी और उसके पैर से बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा था। उसके पैर में इतनी ज्यादा तकलीफ हो चुकी थी कि उसे उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन अगर वो थोड़ी देर भी बर्फ में पड़ा रहता तो मर भी सकता है। अब ऐसे में डेविड रेंगते हुए कार के पास वापस आने का फैसला करता है। इधर एना खुद को ठंड से बचाने के लिए कार के अंदर सामान ढूंढती है, लेकिन उसे इस गाड़ी में टेप और क्लोरोफॉर्म के अलावा कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो ये दोनों चीजों को अपने पास संभाल के रख लेती है। अब डेविड भी रेंगते रेंगते कार के पास आ जाता है और कार का दरवाजा खोलकर कार के अंदर बैठ जाता है। सीट पर बैठने के बाद अब वो अपने घाव को देखने के लिए पैंट को फाड़ कर देखता है तो देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके पैर की हड्डी बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी और इस तरह उसे बहुत बुरे तरीके से दर्द भी हो रहा था, जिसके चलते वो जोर जोर से चिल्लाता है। वहीं रखी एक तार से वो अपने पैर को बांध देता है ताकि अधिक खून ना बहे। अब दर्द को कम करने के लिए जैसे ही उसने हीटर चालू किया तो उसे पता चलता है कि वहाँ किसी ने उसकी कार में गड़बड़ी कर दी है। डेविड तुरंत ही समझ जाता है कि ये काम एना का ही है, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर तो और कोई भी नहीं, और इस तरह वो अपना चाकू उठाकर पीछे एना की तरफ फायर करता है कि तभी एना अचानक उसे क्लोरोफॉर्म सुखाकर बेहोश कर देती है। थोड़ी देर में बेहोशी की हालत में ही वो एक सपना देखता है कि वो इस बर्फीले जंगल में है और सामने ही उसके एक मरा हुआ जानवर है और उसके दोनों हाथों में खून लगा हुआ है। ये सपना देखते हुए वो बुरे तरीके से घबरा जाता है और डर कर जाग जाता है। होश आने पर वो अपने आप को देखता है कि एना ने उसके हाथ रस्सी से स्टीयरिंग से बांध दिए हैं और उसकी गर्दन को सीट से। तभी एना डेविड से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए और मेरा फोन कहाँ है। डेविड कहता है कि मैंने तुम्हारा फोन फेंक दिया है और साथ ही मुझे ये भी पता नहीं कि इस समय मैं कहाँ पर हूँ। एना कहती है कि जो भी है मैं कुछ नहीं जानती, अब तक मेरी माँ ने पुलिस भी बुला ली होगी। लेकिन उसकी बात सुनकर डेविड तुरंत कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा फोन फेंकने से पहले मैंने तुम्हारी माँ को मैसेज किया था कि तुम अपने पहले पति के साथ हो। और ये सुनकर एना शॉक हो जाती है। अब एना डेविड का फोन और पर्स ले लेती है, लेकिन उसके फोन पर कोई भी सिग्नल नहीं था। ये देखते हुए डेविड एना से कहता है कि बेशक मैं तुम्हारी कैद में हूँ, लेकिन देखा जाए तो हम दोनों ही इस वक्त बहुत मुसीबत भरी जगह पर हैं और हम दोनों के पास ही जिंदा रहने के लिए एक ही सहारा है और वो है ये कार। और इस तरह एना उसकी बात मानकर कार का हीटर बंद कर देती है कि हमें ना जाने यहाँ और कितना देर या कितना दिन रुकना पड़ेगा। इस कारण कार की बैटरी खत्म ना हो जाए, हीटर को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद वो डेविड का पर्स चेक करती है, जिसके अंदर बहुत सारी फर्जी आईडी होती है, जिसे देखने से साफ पता चल रहा था कि डेविड एक फ्रॉड आदमी है। वो कभी भी एक जगह नहीं टिकता। अब इधर एना बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसे नींद भी आ रही थी, इसलिए डेविड के पीछे वाली सीट पर बच्चों वाली सीट रखी हुई थी, जिसे उठाकर वो बाहर फेंक देती है, जिससे कि वो सीट पर आराम से सो सके। इसलिए फिर से दोबारा क्लोरोफॉर्म डेविड को सुखाकर उसे फिर से बेहोश कर देती है और बेहोश होते ही फिर से डेविड को वही सपना आता है जो उसने पहले देखा था कि एक बर्फीले जगह पर एक मरा हुआ जानवर है जिसका खून डेविड के हाथों पर लगा हुआ था। इस बार फिर डेविड डरते हुए होश में आ जाता है, लेकिन
जैसे ही उसे होश आया वो देखता है कि ऐना पहले से ही जाग चुकी थी। इसी बीच ऐना को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती थी, इसलिए वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है और यहाँ मौके का फायदा उठाते हुए डेविड अपनी गाड़ी को पूरी तरह लॉक कर देता है ताकि ऐना अब बाहर ही रहे। इधर ऐना उसकी हरकत से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी उसने वो बच्चों वाली सीट उठाकर गाड़ी में फेंक देती है, जिससे कि वो गाड़ी का कांच टूट जाता है और इस तरह गाड़ी के अंदर आ जाती है। गाड़ी का शीशा टूटने की वजह से गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा था और ऐसे में उस वक्त वो सीट बेल्ट की मदद से डेविड को मारने की कोशिश करने लगती है। और इससे पहले कि डेविड मर जाता, ऐना का दिमाग उसे ऐसा करने से रोकता है। गाड़ी की टूटी हुई कांच से लगातार अंदर की ठंड गाड़ी के टेम्परेचर को डाउन कर रही थी, जो कि उन्हें मार सकती थी। इसलिए ऐना टेप से टूटी हुई खिड़की को बंद कर देती है। इसके बाद ऐना डेविड के फोन को चेक करती है। उसके फोन में उसकी अपनी खुद की और परिवार की बहुत सारी फोटोज देखती है। इस तरह ये सभी फोटोज इशारा कर रहे थे कि डेविड अचानक ही उसके होटल में नहीं आया था, बल्कि ऐना के बारे में छानबीन करने का सिलसिला बहुत दिनों से डेविड बना रहा था कि कैसे उसे किडनैप किया जाए। अब ये सब देखकर ऐना बहुत परेशान हो जाती है और उसका गाड़ी चेक करने लगती है और छानबीन करने के दौरान उसे बहुत सारी लड़कियों की आईडीज भी मिलती है। उन सभी लड़कियों के आईडीज देखने से उसे पता चलता है कि ऐना वो पहली लड़की नहीं है। इससे पहले भी उसने कई लड़कियों को इसी तरह किडनैप किया है और उसे मार चुका है और इन सभी सिलसिले को देखकर अंदाजा लग रहा था कि वो एक सीरियल किलर है। ये सभी चीज देखकर ऐना का दिमाग काम नहीं करता और वो अंदर से बहुत पागल हो जाती है और चिल्लाते हुए डेविड से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और इतनी सारी लड़कियों को किडनैप करके क्यों मार रहे हो। तभी डेविड कहता है कि मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन वो ऐना को अपनी पहली वारदात की कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि सबसे पहले उसने लड़की को बेवकूफ बनाया और उसकी हत्या करने की योजना बनाई। उसने अपने आप को उस लड़की के सामने बहुत ही अच्छा साबित किया और उसने बताया कि उसने अपने हाथ में एक अंगूठी भी पहन रखी थी और अपनी गाड़ी की बैक सीट पर बच्चों वाला सीट रख लिया, जिससे कि वो फैमिली वाला भी लगी। और ये सब देखकर लोगों को मेरे बारे में यही लगे कि मैं इस तरह का किडनैपिंग करने वाला आदमी नहीं हूँ। अब बहुत देर गाड़ी चलाने के बाद उस रास्ते में एक लड़की खड़ी हुई नजर आती है जिसे लिफ्ट की जरूरत थी। फिर डेविड कहता है कि उस लड़की को लिफ्ट की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे गाड़ी में बैठा लिया। पहले तो सब कुछ सामान्य रूप से ठीक चल रहा था और हम दोनों बात करते हुए आगे की ओर चल पड़े थे। बात करते करते वो मुझसे एकदम फ्री महसूस कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी बातों को सुनकर वो मुझसे डरने भी लगी और लास्ट में वो मेरी बातों से इतना डर गई कि वो पुलिस को बुलाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसे पकड़ लिया और चाकू से मार डाला। डेविड ऐना को बताता है कि वो मेरी लाइफ का पहला केस था और उसके बाद तो मैंने अनेकों बार इस तरह की घटनाएं करता चला गया, जिनमें से तो कुछ मुझे याद भी नहीं। डेविड के इस तरह के बात करने के अंदाज से ऐना अंदर से घबरा रही थी, इसलिए ऐना उसके मुंह पर टेप लगा देती है। अब इसके बाद डेविड सो जाता है और ऐना भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक उसके गाड़ी के ऊपर कोई हमला कर देता है। ऐसा लग रहा था कि कोई जंगली जानवर है, लेकिन जब एक क्रिएचर उसके कार के सामने वाले सीट से टकराता है तब उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर कोई इंसान है या कोई इंसान जैसा जीव। इससे पहले कि वो क्रिएचर इनकी गाड़ी को तोड़ देता और उन्हें मार डालता, उससे पहले ऐना गाड़ी स्टार्ट करती है और कई बार गाड़ी का हॉर्न बजाकर उसे दूर करने की कोशिश करती है। डेविड इस क्रिएचर को यहाँ तक पहुँचने का पूरा जिम्मेदार ऐना को बता रहा था, लेकिन तभी ऐना उसे याद दिलाती है कि बाहर बर्फ में उसका खून पड़ा होने के कारण ये क्रिएचर कनेक्ट होते होते इस गाड़ी तक पहुँच पाया है। इधर हम देखते हैं कि डेविड का जो घाव था वो पूरी तरीके से काला हो चुका था। उसके पास बहुत कम समय था, ये भी हो सकता था कि उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। और तभी ऐना डेविड से इस क्रिएचर के बारे में बात बताती है कि ये क्रिएचर कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि ये क्रिएचर यहाँ आने वाले बुरे लोगों को मार देती है और अपने शिकार को मारने से पहले उसके सपनों में उसको आकर डराती है। ऐना की बातों को सुनकर डेविड पूरी तरीके से हिल जाता है, क्योंकि जिस सपने के बारे में ऐना बात कर रही थी वो उन सपनों से तो वाकिफ था, क्योंकि उसके साथ ऐसा हो चुका है। तभी इस दौरान उसकी कार की बैटरी भी खत्म हो जाती है, जिससे गाड़ी का हीटर बंद हो जाता है। अब इनकी सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि मजबूरन ये दोनों नजदीक आ जाते हैं ताकि वो एक दूसरे के शरीर की गर्मी से जिंदा रह सके। इधर डेविड ऐना को अपनी स्टोरी फिर से बताने लगता है कि आखिर क्यों वो एक के बाद एक सीरियल किलर बनता चला गया। वो बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ उसके प्रति बहुत ज्यादा क्रूर स्वभाव की थी और इसी वजह से उसका स्वभाव भी इस तरह का हो गया। उसने बताया कि उसने सबसे पहले अपनी माँ की ही हत्या की थी और धीरे धीरे इन लड़कियों को मारकर उसे अपने आप में एक मजबूती महसूस होने लगी, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो लड़कियों से ही डरने लगा था। फिर ऐना भी अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि जब वो भी छोटी थी तो उसके पिताजी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। सालों तक उसके साथ ऐसा ही होता रहा और वो सब सहन करती रही। फिर एक दिन उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। इसके बाद उसके पिताजी को जेल भेज दिया गया। ऐना इधर अपने मन में सोच रही थी कि लास्ट समय में लगता है डेविड के दिल में रहम आ गया है
और वो एक अच्छा इंसान बन रहा है, या यूं कहो कि वो अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो एना के साथ अच्छा सलूक कर रहा है। लेकिन एना कहाँ जानती थी कि ये सब उसका अच्छा व्यवहार नहीं है, बल्कि वो एना को बेवकूफ बना रहा था। एना को अपनी मीठी बातों में फंसाकर वो धीरे धीरे अपने हाथ पैर को खुल चुका था, और इससे पहले कि इधर एना कुछ समझ पाती, वो एना का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। अभी एना पूरी तरीके से नहीं मरी थी कि तभी अचानक किसी ने कार का दरवाजा खोला, और तभी बाहर से आ रही वही क्रिएचर आत्मा वही प्राणी थी जिसकी स्टोरी एना डेविड को बता रही थी। साथ साथ वो एना को भी ले जाने वाली थी, लेकिन एना जल्दी से अपने आप को बचाने के लिए अपनी जैकेट उतार देती है जिसे उस जीव आत्मा ने पकड़ के रखा था, और अंत में डेविड को यहाँ से लेकर जाने में कामयाब हो जाती है। एना जल्दी से अपनी कार को लॉक कर देती है ताकि फिर से दोबारा वो क्रिएचर आत्मा इसे ढूंढ ना पाए, इसलिए वो कार की डिक्की में जाकर छुप जाती है। एना ने कोई खास मोटे कपड़े नहीं पहने हुए थे, इसलिए एना के मन में लगता है कि ये तूफानी बर्फीली ठंड अब उसे मार डालेगी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है, ये तूफान कुछ देर के बाद रुक जाता है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर बर्फ हटाने वाली गाड़ी भी आ जाती है, जिसका ड्राइवर इस कार को भी देख लेता है। और अब जैसे ही वो इस कार के पास आता है तो उसे यहाँ मरे हुए डेविड के बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं। अब ये ड्राइवर गाड़ी को अच्छी तरीके से चेक करता है, लेकिन उसे गाड़ी में कोई नहीं मिलता। लेकिन फिर जब वो कार की डिक्की खोलता है तो वहाँ एना थी। सर्दी की वजह से वो जमने की पोजीशन में आ चुकी थी, लेकिन अभी भी जिंदा थी, जिसे अब बचा लिया जाता है। और ये स्टोरी का लास्ट सीन होता है और फिल्म यहीं पर खत्म होती है।